तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री पॉइंट हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम दोस्तों बात कर रहे थे हमारे रेजोनेंस जो टॉपिक है जीओसी का, दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा है। और पहले टॉपिक में हमने इंडक्टिव इफेक्ट की बात की थी, इंडक्टिव इफेक्ट में एप्लीकेशन की बात की थी। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो देखिए जीओसी के, उनमें इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस जो टॉपिक चल रहे थे उन वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम उसी रेजोनेंस में हम आज सीखेंगे कि ये जो रेजोनेंस है, इस रेजोनेंस में हम किसी मॉलिक्यूल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार करते हैं, यानी किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस को हम किस प्रकार से शो करेंगे। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ही हम फॉलो करके एक सही स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। यदि हमें ये रूल्स नहीं आते तो हम रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उनमें हम फेल हो जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि रेजोनेंस में कौन से रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करके किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं द रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रूल्स ऑफ रेजोनेंस यानी कि अनुनाद के नियम। तो आज हम बात करेंगे अनुनाद के नियम की। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है सबसे पहला रूल, रेजोनेंस का सबसे पहला रूल, मॉलिक्यूल्स मस्ट प्लेनर, यानी कि जो मॉलिक्यूल है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या होना चाहिए, समतल। ठीक है, यानी कि सभी पी कक्षक एक ही तल में हो, इसे हम कहते हैं समतल। सारे पी कक्षक क्या होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। ऑल पी ऑर्बिटल आर इन सेम प्लेन। तो सबसे पहला रूल यही होता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसको प्लेनर होना ज़रूरी है। जब तक वो प्लेनर नहीं होगा तब तक हम अनुनाद नहीं बना सकते। अगर एग्जाम्पल से हम समझे इसे, तो एग्जाम्पल से आप इसको समझना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH एंड CH2। ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है जिसका नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इस 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अनुनाद को दिखा सकते हैं। तो प्लेनर का मतलब क्या है मेरा मतलब प्लेनर से है कि सभी जो पी ऑर्बिटल है वो क्या होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में क्या सभी ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में हैं? तो सबसे पहले देखो इनका हाइब्रिडाइजेशन देखो। ये जो कार्बन है CH2 वाला, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन क्या होते हैं, sp2 होते हैं। ये भी क्या है, sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, यानी कि सारे अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है तो इसका मतलब सब के सब कार्बन क्या है, एक ही प्लेन में है। सभी कार्बन क्या है, सेम प्लेन में है। सभी कार्बन एक ही तल में है। ऑल कार्बन एटम्स आर इन प्लेन। तो अगर मैं इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको, तो इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखिए जिसमें हम सभी पी ऑर्बिटल को एक ही प्लेन में रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिग्मा स्केलेटन बना लेते हैं, यानी जिसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। ये हमने इसके सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक पाई बॉन्ड है तो एक p ऑर्बिटल यहाँ बन गया। ये भी देखो पाई बॉन्ड है, ये p ऑर्बिटल,
इस पे भी एक p ऑर्बिटल और इस पे भी एक p ऑर्बिटल, यानी कि सारे जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, एक ही प्लेन में है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 1,3-ब्यूटाडाइन को इस बोर्ड के तल के लंबवत रखूं, मान लेते हैं कि ये जो मेरा जो मार्कर है ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, ठीक है। इस 1,3-ब्यूटाडाइन को मैंने क्या किया है, बोर्ड के ऐसे रखा है। बोर्ड पर अगर मैंने इस तरह इस ब्यूटाडाइन को रखा है तो इसका जो p ऑर्बिटल है हर कार्बन का, वो p ऑर्बिटल इस प्रकार से बना हुआ होगा, यानी कि सारे p ऑर्बिटल ऐसे होंगे। ये पहले वाले कार्बन का p ऑर्बिटल, फिर दूसरे वाले कार्बन का p ऑर्बिटल, फिर तीसरे कार्बन का p ऑर्बिटल, फिर लास्ट वाले कार्बन का p ऑर्बिटल। सारे p ऑर्बिटल क्या है, सेम ही है, एक ही प्लेन में है। तो ऐसा अगर कोई भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में है, सारे p ऑर्बिटल अगर एक ही प्लेन में है तो वो होते हैं प्लेनर। ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्लेनर। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं जिसमें हम प्लेनरिटी की बात करें और उसको समझें, यानी कि समतल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन हमारा क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर बेंजीन की बात करें, बेंजीन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्टडी किया हुआ मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर स्टडी किया हुआ मॉलिक्यूल होता है तो वो कौन सा है, हमारा बेंजीन। तो बेंजीन भी क्या है, क्या ये प्लेनर है? प्लेनर है तो इसमें सारे p ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो ये है हमारा बेंजीन। ये मैंने इसका सिग्मा स्केलेटन बनाया है। अब देखो इसमें हर कार्बन जो होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि इसमें सारे p ऑर्बिटल क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये मैंने इसके p ऑर्बिटल बना लिए। ओके, अब सारे p ऑर्बिटल देखिए एक ही प्लेन में है। ये बेंजीन, यानी कि बेंजीन जो मॉलिक्यूल है साइक्लिक मॉलिक्यूल है, चक्रीय मॉलिक्यूल है, और चक्रीय मॉलिक्यूल होने के साथ साथ ये क्या है, प्लेनर भी है। तो जो प्लेनर होता है और उसमें सारे p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होते हैं, उनमें हम रेजोनेंस को शो कर सकते हैं, वो रेजोनेंस रिप्रेजेंट कर सकता है। तो पहला रूल हमारा यहाँ हो गया कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। चलो हम अब दूसरा रूल बात करते हैं, दूसरे रूल की। सेकंड रूल, मॉलिक्यूल मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, अणु संयुग्मित होना चाहिए। यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए, संयुग्मित। संयुग्मित क्या होगा भाई, कल मैंने जो हमारा पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर आपने मेरा जो पहला वीडियो था जो रेजोनेंस पे था, जीओसी का था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देखना। उसमें मैंने आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में बताया था कि कौन सा सिस्टम कॉन्जुगेटेड होता है। तो मैं यहाँ पर भी आपको कुछ बता देता हूँ कॉन्जुगेट सिस्टम कौन सा होगा। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब होता है डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें एक डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो तो वो कॉन्जुगेटेड होता है। जैसे एग्जांपल अपन ले CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो डबल सिग्मा डबल, डबल सिग्मा डबल, तो ये कौन सा सिस्टम है, ये कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, दूसरा रूल मैंने बताया था आपको, कंडीशन बताई थी कॉन्जुगेशन के लिए, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर, यानी कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और एक लॉन पेयर होना चाहिए। तो एग्जांपल बात करें अपन इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH
एंड NH2, ये देखो लोन पेयर। तो देखो डबल बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो इस टाइप से मैंने लास्ट जो वीडियो था हमारा, पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में बताया था। तो अगर आपको रेजोनेंस सीखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, तो हमें बहुत ही ज़रूरी ध्यान में रखना होगा कि कहाँ रेजोनेंस होगा, किस कंडीशन में रेजोनेंस होगा, कौन सा सिस्टम कॉन्जुगेटेड होगा, कौन सा सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। जब तक हमें ये नहीं आएगा तब तक हम रेजोनेंस को पूरा सीख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आप मेरा जो पहला वीडियो था रेजोनेंस का वो आप ज़रूर देखें। उसमें ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है उसको बड़े ध्यान से देखें और उसको समझें। तो अब आगे चलते हैं अपने थर्ड रूल पे। अब अपन बात करते हैं अपने तीसरे रूल की। तीसरा रूल है यानी कि हमारा तीसरा रूल ये कहता है कि मॉलिक्यूल में सभी जो न्यूक्लियाई है, जो एटम्स हैं, एटम्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। तो सभी न्यूक्लियाई अपनी पोजीशन पर क्या रहने चाहिए, फिक्स रहने चाहिए। यानी कि ये जो एटम है अपनी स्थिति को नहीं बदलने चाहिए। एटम सारे के सारे क्या रहेंगे, जहाँ प्रेजेंट है वही रहेंगे। होता क्या है, केवल ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही वितरित होते हैं, यानी अपनी स्थिति बदलते हैं। केवल पाई इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति बदलेंगे, कोई भी एटम अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा। अगर कोई एटम अपनी पोजीशन से हट जाता है तो उसमें रेजोनेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH एंड CH3। तो यहाँ मैंने दो स्ट्रक्चर बनाई आपके सामने, एक तो फर्स्ट स्ट्रक्चर और एक सेकंड स्ट्रक्चर। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में देखिए, क्या ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कि ये दोनों में रेजोनेंस हुआ है? नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आ गया। यहाँ से हाइड्रोजन हटके इस पोजीशन ऑक्सीजन पे आके जुड़ गया। तो यहाँ किसका चेंज हुआ है? यहाँ पर एटम ने अपनी स्थिति को चेंज कर लिया। एटम ने अगर अपनी स्थिति चेंज कर ली तो वहाँ रेजोनेंस नहीं होता। तो ये रेजोनेंस नहीं है, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट RS, यानी कि इनमें रेजोनेंस जैसी कोई फिनोमिनन नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि यहाँ पर एटम अपना प्लेस चेंज कर लिया है। तो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए
दो स्ट्रक्चर बनाई मैंने, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? बिल्कुल है भी। क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी एटम ने अपना प्लेस चेंज नहीं किया है। यहाँ चेंज क्या हुआ है कि यहाँ केवल पाई इलेक्ट्रॉन इस स्थिति से इस बॉन्ड की तरफ आ गया है। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल कर यहाँ आ गया है। तो ये देखिए, तो यहाँ केवल पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन प्लेस चेंज हुआ है, एटम्स जहाँ है वहीं पर बने हुए हैं। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है हमारा, ये दोनों क्या है? दीज आर RS, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है? रेजोनेंस के दौरान कोई भी परमाणु अपनी स्थिति को चेंज नहीं करेगा। अगर वो स्थिति चेंज करता है तो वहाँ अनुनाद या रेजोनेंस नहीं है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट। ओके दोस्तों, तो हम अब चलते हैं हमारे चौथे रूल पर। ये नियम ही हमें ध्यान में रखने हैं। इन नियम से ही हम आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट जो है उसमें हम जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इन रूल्स को ही हमें ध्यान में रखकर बनाना पड़ता है। तो ये जो रूल्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, तो अब अपन बात करते हैं हमारे फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल, नेवर वायोलेट a fundamental रूल। यानी कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो कोई भी ऐसा नियम वायोलेट नहीं होना चाहिए जो फंडामेंटल हो, जो फंडामेंटल रूल हो। यानी कि कोई भी मूलभूत नियम का वायोलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। अब कोई भी फंडामेंटल रूल है, जैसे कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन नेवर मेक 5 बॉन्ड्स। ओके, इसी टाइप से नाइट्रोजन भी नेवर मेक 5 बॉन्ड्स। अगर किसी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेता है तो वो कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना दी, तो यहां देखिए नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ गया, यानी कि इस नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड आ रहे हैं? 5 बॉन्ड आ रहे हैं, जो कभी भी नहीं होता। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो ऐसा अगर कहीं पर वायोलेशन होता है, किसी फंडामेंटल रूल का वायोलेशन होता है, तो वहाँ पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो ये हमारा है फोर्थ रूल। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 4 रूल की बात कर ली है। अब हम अपने 5वें रूल पे चलते हैं। 5वां रूल क्या है रेजोनेंस का? नेवर लाइक चार्जेस और unlike charges are adjacent to each other, यानी कि कभी भी समान या असमान आवेश
एक दूसरे के नज़दीक नहीं हो। ठीक है, यानी कि दो समान आवेश और दो असमान आवेश अगर पास पास स्थित है, एक दूसरे के नज़दीक स्थित है, तो वो जो स्ट्रक्चर होगी वो सबसे कम स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी या ऐसी स्ट्रक्चर बनती नहीं है। तो वहाँ पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 CH CH एंड डबल बॉन्ड CH2, यहाँ प्लस लगा दिया और यहाँ प्लस लगा दिया। तो ये जो ब्यूटाडाइन की मैंने बनाई है, दो प्लस चार्ज एक दूसरे के नज़दीक है, तो ये ब्यूटाडाइन की RS कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दो इक्वल चार्जेस अगर पास पास होंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन से वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो ये ब्यूटाडाइन की कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल देखें, इसमें CH2 CH CH CH2, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया और यहाँ प्लस लगा दिया। तो दो असमान आवेश जब नज़दीक नज़दीक है तो ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ये भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। तीसरी कंडीशन CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। तो दो सेम चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक होंगे तो वहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो यहाँ पर पांचवा रूल ये कहता है कि समान आवेश, समान चार्ज और असमान आवेश पास पास कभी भी नहीं होने चाहिए। ये हमेशा क्या होने चाहिए, एक पोजीशन को छोड़कर डिफरेंट पोजीशन पे आने चाहिए। तो ये आपको रूल रेजोनेंस में ध्यान रखने होते हैं। तो आज हमने रेजोनेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 5 रूल्स को पढ़ा है। इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करके हमारा जो आगे वाला जो आएगा, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं आगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, और इससे जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने रेजोनेंस का जो इंट्रोडक्शन था, रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस के बारे में, और मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है वो भी मैंने उसमें बताया था। तो आप पिछला वीडियो भी देखें, और आज का जो वीडियो है दोस्तों आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।